हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। प्रश्नों की श्रृंखला में कल 442 प्रश्न कंप्लीट हुए थे। आज हम शुरू करें 443 नंबर प्रश्न से। इम्पोर्टेंट होंगे प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और साथ में लाइक शेयर कमेंट भी करें, साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रावधानों का गठन करता है? पूछा गया है सही कौन सा है। सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो पहला तो गलत है। ठीक है, अब पहला सी तो होगा नहीं फिर। ठीक, धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता, ये तो है, सही है। तीसरा, किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता, ये भी बात सही है। धार्मिक अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण, ठीक है, ये भी गलत है। ठीक है, चौथा भी गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3 सही है, तो सही उत्तर क्या है, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। नीचे वे प्रावधान हैं जो धर्म की स्वतंत्रता की अधिकार की श्रेणी में आते हैं, जैसे 25 से 28। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता की बात होती है। ठीक है, इसमें है अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मुक्त पेशा, अभ्यास और धर्म का प्रचार। ठीक, फिर धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत है। किसी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान से स्वतंत्रता अनुच्छेद 27 के तहत है। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 28 में कहा गया है। ठीक, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद 29 और 30 में दिए गए हैं। ठीक है, तो देखते हैं उनके बारे में क्या है। 29 और 30 यही है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण 29 में, अनुच्छेद 29, और अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए अल्पसंख्यकों का अधिकार। ठीक है, ये चीजें हैं इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शब्द है सेवैत। शब्द क्या है? शब्द है सेवैत, खबरों में रहता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो ये केरल के श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रशासन देख रेख करने वाले त्रावणकोर के शाही परिवार का नाम है। गलत है। हिंदू मंदिरों में पूजा करने वाले पुजारी, बिल्कुल नहीं। संस्कृत पाठ नाट्य शास्त्र में वर्णित प्रेम रिश्तों के विषयों को दर्शाते हुए एकल प्रदर्शन, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसका सही उत्तर है डी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जिसके पास मंदिर या किसी अन्य भूमि संपत्ति जैसी संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है जो देवता के साथ निहित है, उसे ही हम बोलते हैं सेवैत। ठीक है, क्या बोलते हैं? सेवैत हम बोलते हैं कोई भी व्यक्ति है जिसके पास मंदिर या किसी अन्य भूमि या संपत्ति जैसी संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार है जो देवता के साथ निहित है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। सेवैत, सेवट जो है वो एक कोई भी व्यक्ति है जो देवता की सेवा समर्थन करता है, डेप्टर संपत्ति के प्रबंधक के रूप में काम करता है। ठीक है, वही होता है सेवैत। मंदिर या किसी अन्य भूमि संपत्ति की संपत्ति जो देवता के साथ निहित है, शिबाड़ द्वारा प्रबंधित की जाती है। शिबाड़ भी बोल सकते हैं, सेवैत भी कह सकते हैं। ठीक, सेवैत एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास देवता देवी की ओर से बात करने की शक्ति है। ठीक है, उसके पास देवता के सभी मामलों से निपटने की भी शक्ति होती है।
ठीक है ना। तो ये है सेवैत, ध्यान रखना है थोड़ा सा कि सेवैत क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में न्यू वाइस NEOWISE /C 2020 F3 समाचारों में था। इसमें निम्नलिखित में से कौन इसका सही वर्णन कर रहा है? ठीक है, तो कोई क्षुद्र ग्रह है क्या, या फिर नया खोजा गया ग्रह है? तो ये क्या है? यह एक क्षुद्र ग्रह है जो जुलाई 2020 में पिछली पृथ्वी पर उड़ान भरेगा, या फिर यह एक नया खोजा गया ग्रह जिसमें बहुत अधिक तापमान होता है, जिस पर लोहा उबलता है। यह DRDO द्वारा विकसित एक नया मानव रहित हवाई वाहन है। यह एक प्रतिगामी धूमकेतु है जो 27 मार्च 2020 को खोजे गए परवलयिक कक्षा के साथ है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो गया डी। क्या है यह एक प्रतिगामी धूमकेतु है जो 27 मार्च 2020 को खोजे गए परवलयिक कक्षा के साथ है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या। डी इसका सही उत्तर है। यह धूमकेतु उर्फ न्यू वाइस की खोज 27 मार्च को की गई। भारत में इस स्टारगेजर्स 14 जुलाई से आकाशीय घटना की एक झलक पाने में सक्षम होगा, और धूमकेतु 20 दिनों तक हर दिन 20 मिनट तक नग्न आंखों से दिखाई देगा। तो ध्यान रखना है, टर्म्स पर ध्यान रखना है कि टर्म्स कौन से यूज किया गया है, किसके लिए यूज किया गया है। ठीक है, इन सब बातों पे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कौन सा बताना है। ठीक है ना, तो गलत कौन सा है? पहला स्टेटमेंट देखते हैं। INR के किसी भी निकाय को एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से जोड़ा जाता है जो INR ECB से उत्पन्न होने वाली देयता को दूसरी मुद्रा देयता में परिवर्तित करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो गलत है कि सही है? पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक, दूसरा कि बाहरी वाणिज्यिक उधार के खाते पर लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सी सही उत्तर। हाँ, INR मूल्य वर्ग ECB बढ़ाने वाली किसी भी इकाई को INR ECB से उत्पन्न देयता को किसी भी तरीके से विदेशी मुद्रा देयता में बदलने की अनुमति नहीं है। मतलब INR मूल्य वर्ग ECB बढ़ाने वाले किसी भी इकाई को INR ECB से उत्पन्न देयता को किसी भी तरीके से विदेशी मुद्रा में देयता में बदलने की अनुमति नहीं है। ठीक, बाहरी वाणिज्यिक उधार और ट्रेड क्रेडिट के खाते पर लेन देन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। ठीक है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा की धारा 6 की उपधारा 3 के खंड डी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट, व्यापारिक व्यापार घाटा भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट का सबसे बड़ा घटक है। सही बात है। दूसरा है, किसी देश के व्यापार की शुद्ध शर्तें जो होती हैं वो आयात के निर्यात की यूनिट मूल्य सूचकांक का अनुपात होते हैं। ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, सही पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, चलिए सी इसका सही उत्तर। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्यापारिक व्यापार घाटा भारत के करंट अकाउंट डेफिसिट का सबसे बड़ा घटक है। ध्यान रखना है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को काफी प्रभावित करता है। ठीक है, किसी देश के व्यापार की शुद्ध शर्तें जो होती हैं वो आयात के निर्यात यूनिट मूल्य सूचकांक का अनुपात होती है। मतलब किसी देश की जो व्यापार की शुद्ध शर्त होती है वो क्या होती है? आयात हुआ और निर्यात, इसमें जो यूनिट मूल्य सूचकांक का अनुपात होता है, ठीक है, वही होता है व्यापार की शुद्ध शर्त। मतलब 10 का निर्यात
मान लो हुआ 3 का आयात हुआ, या 8 का आयात हुआ, या 10 का आयात हुआ, 8 का निर्यात हुआ। तो इनमें जो रेशियो बन रहा है वही होता है व्यापार की शुद्ध शर्तें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट, कुल व्यापार के संदर्भ में चीन 2018-19 में भारत के साथ सबसे अधिक व्यापार के लिए जिम्मेदार है। बात सही है कि गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, पहले चीन था लेकिन इस समय चीन पीछे हो गया। ठीक, दूसरा है 2018-19 में भारत का यूएसए के साथ व्यापार अधिशेष है। बात सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं बी इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं क्या है। कुल व्यापार संदर्भ में भारत के साथ यूएसए का सबसे अधिक व्यापार हो गया। ठीक है, भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे अधिक व्यापार है। ठीक है, कुल व्यापार संदर्भ में अगर देखा जाए तो भारत में यूएसए के साथ व्यापार अधिशेष कुल निर्यात मूल्य कुल आयात मूल्य से अधिक। हमारा जैसे निर्यात करते हैं हम 10 रुपए का, आयात कर रहे हैं वहां से 8 रुपए का या फिर 7 रुपए का, मतलब जितना भी कर रहे हैं, मतलब 10 रुपए से कम का ही हम आयात करते हैं वहां से। ठीक है, तो यही है हमारा अधिशेष, व्यापार अधिशेष। ठीक है, चलिए, और 18-19 में चीन के साथ व्यापार घटा है, तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, सही नहीं है ये बताना हमें। तो पहला स्टेटमेंट है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में सराहना से आयात में बढ़ोतरी हो सकती है। सही है या गलत है? ठीक है, तो सही नहीं है बताना इसमें। तो पहला स्टेटमेंट, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में सराहना से आयात में बढ़ोतरी हो सकती है। बात सही है। मूल्य के मामले में पेट्रोलियम उत्पाद 18-19 के दौरान भारत से सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी। सही है क्या? ये भी सही है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इस यहाँ पे गलत पूछा गया था कि गलत कौन सा है, और जब गलत कोई भी नहीं है तो इसका सही उत्तर होना चाहिए डी। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। डी सही उत्तर है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में सराहना से आयात में बढ़ोतरी हो सकती है। सराहना मतलब प्रोत्साहन से। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें सराहना का और कोई नहीं मतलब है। ठीक है ना। आर में वृद्धि का मतलब है, आर में वृद्धि का मतलब है निर्यात अधिक महंगा हो जाता है। ठीक है, निर्यात अधिक महंगा हो जाता है और आयात जो होता है वो सस्ता हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही हुआ। दूसरे, मूल्य के मामले में पेट्रोलियम उत्पाद 18-19 के दौरान भारत से सबसे अधिक निर्यात की जाने वाली वस्तु थी। ये भी बात सही है, तो ये नहीं भूलना है कि पेट्रोलियम उत्पाद 2018-19 के दौरान भारत में सबसे अधिक निर्यात किए गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2000 पहला स्टेटमेंट ये बताना कि इसमें सही कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट, चीन 2018-19 भारत का सबसे बड़ा निर्यातक था। सही है या गलत है? देखिए, चीन 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक था। सही बात है। ठीक, सॉफ्टवेयर सेवाएं भारत द्वारा सेवा निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा है। सेवा निर्यात की बात हो रही है, ना कि सामान निर्यात की। ठीक है, तो सेवा निर्यात में सॉफ्टवेयर सेवा में सबसे बड़ा हिस्सा है भारत में। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा सी। ठीक है, देखते हैं। चीन 2018-19 में भारत का सबसे बड़ा निर्यातक था और उसके बाद अमेरिका है। ठीक, सॉफ्टवेयर सेवाओं में भारत द्वारा सेवा निर्यात का सबसे अधिक हिस्सा, मतलब 40 से 45% सेवा, ये सॉफ्टवेयर सेवाओं का है। ठीक, इसके बाद व्यापार सेवाओं का है 18 से 20%, फिर 11 से 14%, यात्रा परिवहन का 9 से 11%। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर सेवा, उसके बाद व्यापार सेवा, फिर उसके बाद यात्रा, फिर उसके बाद परिवहन का हिस्सा आता है। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखें।
निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु किसी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते का हिस्सा नहीं है? कौन सी वस्तु किसी भी देश के भुगतान संतुलन में चालू खाते का हिस्सा नहीं है? हमें बताना है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, मतलब भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं है, हमें वो बताना है। तो इसमें बाहरी वाणिज्यिक उधार जो है ये कोई भुगतान संतुलन चालू खाते का हिस्सा नहीं होता। सेवाओं का निर्यात, माल का आयात और प्रेषण होता है। हमने कल भी इसे इसे समझाए थे हम कल वाले वीडियो में भी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। भुगतान संतुलन पर चालू खाता वस्तुओं, सेवाओं, निवेश, आय के प्रवाह और बहिर्वाह को मापता है। क्या भुगतान संतुलन पर अगर चालू खाता होता है तो वस्तु, सेवाओं और निवेश, आय के प्रवाह और बहिर्वाह मतलब आने और जाने को मापता है। चालू खाते के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं देखते हैं। माल में व्यापार, दृश्य संतुलन, माल व्यापार होगा, इसमें निर्यात आयात दोनों शामिल होते हैं। माल में व्यापार जो कि दृश्य संतुलन होता है, ये इसमें आयात और निर्यात दोनों शामिल होते हैं। सेवाओं में व्यापार ये अदृश्य शेष है, जैसे बीमा है, सेवाएं और कुछ सब हैं। ठीक, तीसरा है निवेश आय, जैसे कि लाभांश, लाभांश है, ब्याज है, प्रवासियों को विदेश से भेजना है, भेजा जाना। ठीक, उसके अलावा नेट ट्रांसफर, अंतर्राष्ट्रीय सहायता, ये सारे क्या हैं, चालू खाते के मुख्य घटक होते हैं। ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अगला प्रश्न देखें। मुद्रा के मूल्य ह्रास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ अन्य मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट है। क्या पूछा गया? मूल्य ह्रास। तो अन्य मुद्राओं के संबंध में घरेलू मुद्रा के मूल्य में गिरावट होती है, उसे हम बोलते हैं मूल्य ह्रास। बात सही है। यह सरकार के हस्तक्षेप से जानबूझकर किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार इसमें जानबूझकर हस्तक्षेप करती है। ठीक है ना, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट इसका सही हुआ और सही उत्तर हो गया ए। ठीक, ए सही उत्तर है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। मुद्रा मूल्य ह्रास एक या अधिक विदेशी संदर्भ मुद्राओं के संदर्भ में मुद्राओं के संबंध में किसी देश की मुद्रा के मूल्य का नुकसान होता है। ठीक है, आमतौर पर एक अस्थायी विनिमय दर प्रणाली में जिसमें कोई आधिकारिक मुद्रा मूल्य नहीं रखा जाता है। ठीक है, बात समझिए। ठीक है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब बढ़ जाती है या फिर नीचे गिर जाती है। नीचे कब गिरेगी? अगर आपूर्ति की तुलना में इसकी मांग अधिक हो तो। ठीक है, तो मांग और आपूर्ति दोनों पर निर्भर करता है कि वो अधिक है या कम है, और इसी से मुद्रा की वैल्यू बढ़ती है और घटती भी है। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। दूसरी ओर जब सरकार क्या करती है, जब सरकार अपनी मुद्रा की विनिमय दर कम करती है तो इसे कहते हैं अवमूल्यन। सरकार जब अपने मुद्रा का विनिमय दर कम कर देता, मुद्रा की वैल्यू कम कर देती है सरकार, तो उसको कहते हैं अवमूल्यन। यह जानबूझकर किया जाता है। अवमूल्यन जानबूझकर किया जाता है, मूल्य ह्रास नहीं किया जाता। ठीक, और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, देश के निर्यात को, पहली बात तो देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, और दूसरी चीज सरकार द्वारा किया जाता है, वो भी जानबूझकर किया जाता है ऐसा काम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुक्त व्यापार समझौते, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इनकरेक्ट बताना है, इसमें कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एफटीए में भागीदार देशों के बीच पर्याप्त द्विपक्षीय व्यापार को कवर करने वाली वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त कर दिया जाता। बात तो सही है। ठीक है, एफटीए में एक सकारात्मक सूची होती है जिस पर शुल्क बढ़ाया जा सकता है। अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो उस पर शुल्क बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, गलत पूछा गया था, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए देखते हैं, बी इसका सही उत्तर है। एफटीए में साझेदार देशों के बीच पर्याप्त द्विपक्षीय व्यापार को कवर करने वाली वस्तुओं पर शुल्क समाप्त हो गए। हालांकि प्रत्येक गैर सदस्यों के लिए अलग अलग टैरिफ संरचना
बनाए रखता है। ठीक, भारत श्रीलंका एफटीए एक उदाहरण है। भारत श्रीलंका के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, यह एक उदाहरण है। पीटीएम उत्पादों की एक सकारात्मक सूची होती है जिस पर शुल्क कम किया जाता है। ठीक, सकारात्मक सूची होती है जिस पर शुल्क कम किया जाना है। एक एफटीए में एक नकारात्मक सूची होती है। एफटीएम क्या होती है? नकारात्मक सूची होती है जिस पर ड्यूटी कम या समाप्त नहीं होती है। वो भी ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है क्रय शक्ति समता। ठीक है, मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बताना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है ना, देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। विभिन्न मुद्राओं के सापेक्ष मूल्य को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक, दूसरा है यह अवधारणा इस धारणा पर काम करती है कि बाजार एक मूल्य के कानून पर काम करते हैं। ये भी बात सही है। ठीक, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही हुआ। तीसरा है यह एक लोकप्रिय तरीका क्या? क्रय शक्ति समता, जिसका इस्तेमाल आईएमएफ वर्ल्ड बैंक द्वारा विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में लोगों के जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। तो ये भी बात सही है, लोगों के जीवन स्तर का अध्ययन करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। ये बात सही है। क्रय शक्ति क्षमता किसकी कितनी है? जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उसका जीवन स्तर उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही, इसलिए सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। डी इसका सही उत्तर। ठीक है, देखते क्या है। एक मूल्य का कानून अर्थात समान वस्तुओं और सेवाओं, मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता में भी, ठीक, को अलग अलग बाजारों में समान मुद्रा में मापा जाने पर समान मूल्य होना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 455 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट बताना हमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में अदृश्य संतुलन को कौन संदर्भित कर रहा है? ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के संदर्भ में अगर देखा जाए तो अदृश्य संतुलन को कौन संदर्भित करता है, ये चीज देखनी है। ठीक है, देखते हैं क्या है। इधर देखिए, पहला तो यह कैपिटल गुड्स के आयात को संदर्भित करता है, तो गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ए गलत हो गया। बी क्या है? यह उन सेवाओं और अन्य उत्पादों को संदर्भित करता है जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक वस्तु का स्थानांतरण नहीं होता है। ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पूछा क्या गया था कि कौन संदर्भित करता है अदृश्य संतुलन को। ठीक है, तो इसलिए बी इसका सही उत्तर हुआ। अब इसकी चलिए व्याख्या देखते हैं क्या है। बी इसका सही उत्तर है। सेवाओं पर व्यापार का अदृश्य संतुलन या संतुलन व्यापार के संतुलन का वह हिस्सा होता है। अदृश्य संतुलन या फिर संतुलन वह हिस्सा है व्यापार का जो सेवाओं और अन्य उत्पादों को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक वस्तुओं का स्थानांतरण नहीं होता। ठीक, उदाहरणों में परामर्श सेवाएं, सलाहकार सेवाएं हैं, शिपिंग सेवा है, पर्यटन है, पेटेंट लाइसेंस, ये सब क्या है? राजस्व, ये सब इसमें शामिल होते हैं। यह आंकड़ा आमतौर पर तृतीयक उद्योग द्वारा उत्पन्न होता है। यूनाइटेड किंगडम में अदृश्य संतुलन शब्द विशेष रूप से आम है। मतलब यूके में, यूनाइटेड किंगडम में अदृश्य संतुलन जो शब्द है ये विशेष रूप से देखा जाए तो आम ही है ये। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है एजेंडा फॉर एक्शन 2020 क्या है भाई? एजेंडा फॉर एक्शन 2020 भारत तो है इसमें शामिल, लेकिन और दूसरा देश कौन सा है हमें ये बताना है। ठीक है, तो एजेंडा फॉर एक्शन 2020 भारत और यूरोपीय संघ के बीच में एक पहल है। ठीक है, डी इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है कि 2020 के लिए भारत यूरोपीय संघ एजेंडा है। ये 13वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के लिए रोड मैप का समर्थन किया गया है। ठीक है, तो इसी के थ्रू एजेंडा
एजेंडा 2020 जो है, इसी के थ्रू जो है भारत और यूरोपीय संघ के बीच क्या किया गया है, एक 13वां शिखर सम्मेलन बुलाया गया, और इसी में क्या हुआ, द्विपक्षीय सहयोग के लिए रोड मैप का समर्थन किया गया है। ठीक है, इसी के माध्यम से, किसके माध्यम से, एजेंडा फॉर एक्शन 2020 के माध्यम से। ठीक है, चलिए प्रश्न है, एनजीटी के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। तो भाई एनजीटी क्या है, एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बंधी हुई है, सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो ये निर्धारित प्रक्रिया से बंधी है सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत, तो ये गलत है भाई, पहला स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, ट्रिब्यूनल में मूल और साथ ही अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये बात सही है। ठीक है ना। अब देखिए, पहला गलत था तो हमने बी हटा दिया और डी को हटा दिया। ठीक, अभी दो सही है। तीसरा क्या है, ट्रिब्यूनल कई अधिनियमों जैसे वन अधिकार अधिनियम, जैविक विविधता अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जल और वायु प्रदूषण पर रोकथाम प्रदूषण अधिनियमों के लिए मामलों की सुनवाई करने में सक्षम है। तो तीसरा भी स्टेटमेंट क्या है, आपका गलत है। ठीक है ना, तो सही उत्तर क्या हो गया, ए हो गया। क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और बाकी सभी गलत है, ए सही उत्तर है। ठीक है, देखते क्या है, एनजीटी अधिकरण अधिनियम 2010, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, वनों वन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित क्या है, पर्यावरण संरक्षण, वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए एनजीटी की स्थापना का प्रावधान करता है। इस चीज को ध्यान में रखना है। ठीक, त्वरित निपटान करना है, इसलिए एनजीटी की स्थापना करनी है। ठीक है, आगे है, ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे है कि ट्रिब्यूनल में पर्यावरण से संबंधित पर्याप्त प्रश्न, यानी बड़े स्तर पर एक समुदाय प्रभावित होता है, व्यापक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य को नुकसान होता है, और विशिष्ट गतिविधि के कारण पर्यावरण को नुकसान जैसे प्रदूषण के मामलों पर मूल अधिकार क्षेत्र है किसका, मूल अधिकार क्षेत्र ट्रिब्यूनल का है, एनजीटी का है। ठीक है, चलिए अभी आगे है, देखते क्या है, एनजीटी वायु और जल प्रदूषण से संबंधित सभी पर्यावरणीय कानूनों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम से संबंधित है, जैसा कि एनजीटी अधिनियम की सूची 1 में निर्धारित किया गया है। ठीक है, नोट के रूप में है कि वन्य जीव संरक्षण सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच के दायरे में आता है। ये ध्यान रखना, वन्य जीव संरक्षण सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन बेंच के दायरे में आता है, ना कि एनजीटी में आएगा। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण सुप्रीम कोर्ट के ग्रीन बेंच के दायरे में आता है, ना कि एनजीटी के दायरे में आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संधियां यूरोपीय संघ के निर्माण के लिए प्रदान की गई हैं। ठीक है, ये बात तो भाई यूरोपीय संघ के निर्माण के लिए प्रदान की गई थी, वो कौन सी संधि है, तो पता होना चाहिए आपको, बताएं। तो ये मॉस्ट्रिच संधि है। ठीक है, मॉस्ट्रिच संधि जो थी वो यूरोपीय संघ के निर्माण के लिए थी। ठीक है, तो देखते हैं, ए सही उत्तर इसका है। देखते हैं क्या है इसमें है, यूरोपीय संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें 28 यूरोपीय देश हैं, ये ध्यान रखना, और आम आर्थिक सामाजिक सुरक्षा नीतियों का संचालन करते हैं ये लोग। ठीक, यूरोपीय संघ मॉस्ट्रिच संधि द्वारा बनाया गया था, ये ध्यान रखना है। कब, 1 नवंबर 1993 से, 1 नवंबर 1993 से मॉस्ट्रिच संधि लागू हुई है। संधि को एक एकल मुद्रा मतलब यूरो, एक एकीकृत विदेशी सुरक्षा नीति, आम नागरिकता के अधिकारों का और आवर्जन शरण न्यायिक मामलों में सहयोग को आगे बढ़ाने द्वारा यूरोपीय राजनीतिक आर्थिक एकीकरण को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको यूरोपियन यूनियन बनाने का मतलब क्या था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा ठोस प्रबंधन अधिनियम 2016 SWM नियम 2016 के बारे में सही है? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2016। ठीक, तो देखते हैं इसमें सही कौन सा है। अपशिष्ट जनरेटर को कलेक्टर सौंपने से पहले कचरे को 6 धाराओं में अलग करना होगा। सही है? नहीं, गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इसने भारत भर के स्थानीय निकायों को थोक जनरेटर से संग्रह, निपटान और प्रसंस्करण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क तय करने की शक्तियां दी हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि प्रश्न बहुत सारे आने की संभावना है यहाँ से। तो आप अगर वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ये सब आपकी गलती है। ठीक है, और आप बाकी आप देखें वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं क्या है भाई। व्याख्या, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, सॉलिड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ने क्या क्या म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 को प्रतिस्थापित कर दिया। मतलब कि सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में क्या है। ठीक, तो सबसे पहली चीज़ कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 को क्या किया, इसने प्रतिस्थापित किया है। ठीक, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 की जगह पे अब क्या लाया गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, नियम 2016 के ने कचरे के स्रोत पृथक्करण को अनिवार्य किया ताकि वसूली, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण के द्वारा कचरे को धन में चैनलाइज किया जा सके। अपशिष्ट जनरेटर को अब 3 धाराओं, कौन कौन सी भाई, 3 धाराएं कौन कौन सी, ये ध्यान रखना है। इसमें है बायोडिग्रेडेबल, ड्राई प्लास्टिक, कागज, धातु, लकड़ी और घरेलू खतरनाक कचरे। इसमें डायपर है, नैपकिन है, मच्छर है, रिपेलेंट है, फिर इसका एजेंट कुछ भी, मतलब घर के जो सामान है, सफाई एजेंट्स बहुत सारे होते हैं। तो ये सब क्या है, इसमें आएंगे आपके घरेलू खतरनाक, मतलब 3 तरीके से निर्धारित किए गए हैं। इसमें एक बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा ड्राई है जिसमें प्लास्टिक, कागज, धातु तो आ जाएगी, लकड़ी वकड़ी आ जाएगी, और तीसरा घरेलू खतरनाक कचरे आते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। एसएमडब्ल्यू नियम ने भारत भर के स्थानीय निकायों को उपयोगकर्ता शुल्क तय करने की शक्ति दे दी है। ठीक, पहली सही है। उसके अलावा नगर पालिका प्राधिकरण थोक जनरेटर से संग्रह, निपटान और प्रसंस्करण के लिए उपयोगकर्ता शुल्क लगाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा इस तरीके से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, अक्सर समाचारों में देखी जाने वाली 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन, इस पे पहले भी बता चुके हैं आप लोगों को। ये दक्षिणी चीन सागर में है। ठीक है, जिसपे चीन का दावा है पहले से। तो ये भाई जो 9 डैश लाइन है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है, आप हमने अभी बताया कि ये दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है। और ये तो बहुत पहले से आ रहा है, बहुत पहले बहुत पुराना मुद्दा है, लेकिन अभी न्यूज में क्यों आया, न्यूज में अभी आया है क्योंकि ये 9 डैश लाइन पर इस समय बहस हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है 9 डैश लाइन जो है दक्षिण चीन सागर से संबंधित है और चीन जो है इस पर दावा करता है। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर है। देखते क्या है। चीन 1940 के दशक के नक्शों पर आधारित एक अस्पष्ट नवरेखा है 9 डैश लाइन, एक तथाकथित है 9 डैश लाइन का आह्वान करके दक्षिण चीन सागर में अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा है। ठीक है, 1940 के दशक के नक्शों पर आधारित एक अस्पष्ट नौरेखा है, या फिर कहें उसको 9 डैश लाइन है, का आह्वान करके क्या कर रहा है कि दक्षिण चीन सागर अपनी संप्रभुता का दावा कर रहा है। इसका दावा ब्रुनेई,
मलेशिया, वियतनाम और फिलीपींस द्वारा क्या किया गया है, SCS के कुछ हिस्सों का दावा किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, SCS मतलब साउथ चाइना सी, कोई और चीज नहीं है, ठीक है। तो साउथ चाइना सी को हम SCS कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है मतलब गलत कौन सा है ये बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स EPCG योजना निर्यातकों को शून्य सीमा शुल्क पर उत्पादन के लिए पूंजीगत सामान आयात करने की अनुमति देती है, बात सही है, ठीक। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि डीम्ड एक्सपोर्ट से तात्पर्य उन लेन देन से है जिसमें आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं, ये भी बात सही है। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत पूछा गया है, तो गलत जब कोई नहीं है तो बताना क्या होगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है इसमें, इसका डी सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, इसकी व्याख्या देखते हैं भी, व्याख्या क्या है इसकी, व्याख्या है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, यह स्कीम एक्सपोर्ट्स को जारी कस्टम ड्यूटी पर, किस पे, एक्सपोर्ट को जारी कस्टम ड्यूटी पर, पहली बात, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन से पहले, उत्पादन दौरान, उत्पादन के बाद, तीन स्थिति हुई के लिए कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत कुछ खास चीजों को छोड़कर इंपोर्ट करने की सुविधा देता है, ठीक है। सही समझ में आया? ठीक है। बदले में निर्यातकों को क्या करना है, आयात शुल्क देना होगा, करों और पूंजीगत वस्तुओं पर सेव की गई राशि के 6 गुना आयात शुल्क को पूरा करने की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण के जारी होने की तारीख से 6 साल में पूरी की जानी चाहिए, ठीक है। प्राधिकरण ये जो नियम बना है अभी कि 6 गुना आयात शुल्क को पूरा करने की आवश्यकता है, ये जिस दिन प्राधिकरण जारी हुआ है उसके 6 साल में ये सारी चीजें पूरी करनी है, ठीक। डीम्ड एक्सपोर्ट्स से तात्पर्य उन लेन देन से, ध्यान रखना, डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है भाई, लेन देन होता कोई जिसमें क्या करता है, आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं, ठीक है। आपूर्ति की गई वस्तुएं देश से बाहर नहीं जाती हैं और ऐसी आपूर्ति के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपए में या फिर मुफ्त विदेशी रुपए में प्राप्त होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, दूसरा भी सही रहा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, बताना कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है शुद्ध प्रेषण में वृद्धि से बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति में सुधार होता है, तो वही बता दें कि पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक। भारत 2018 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश था, तो ये भी गलत है, ठीक है ना। तो भाई दोनों ही स्टेटमेंट इसकी क्या है, गलत है, ठीक है ना। और जब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, सही पूछा गया था, तो बताना क्या होगा, डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या है। शुद्ध प्रेषण में वृद्धि से बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति में सुधार होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना कि शुद्ध प्रेषण में अगर वृद्धि होती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में सुधार हो सकता है, ठीक। इसके अलावा विश्व बैंक की अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2018 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश बना रहा, इसके बाद चीन है, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। अच्छा सॉरी, दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है ना। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है विदेशी, निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताना कौन सा कथन सही है। तो भाई पहला स्टेटमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को अक्सर हॉट मनी, FPI के बारे में कल हमने क्या बताया था,
कि इसमें इसको जो है इसकी कोई बाध्यता नहीं होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हॉट मनी है। हॉट मनी मतलब ये कभी भी पलट सकती है, कभी भी हट निकल सकती है, इसका कोई वो नहीं है। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन NIIP किसी राष्ट्र के विदेशी संपत्ति के स्टॉक और उस देश की संपत्ति के विदेशी शेयर के बीच के अंतर को एक निश्चित समय पर मापता है। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं क्या है। FPI, FPI को हॉट मनी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में परेशानी या दुनिया में कहीं भी निवेश के आकर्षण में सुधार के पहले लक्षणों पर पलायन की प्रवृत्ति होती है इनकी। मतलब अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत आ रही है, दुनिया में कहीं भी निवेश के आकर्षण में सुधार होने की गुंजाइश है, तो सबसे पहले पलायन करने की प्रवृत्ति किस में होती है, FPI में ही होती है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन, नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन क्या है, ये किसी राष्ट्र के विदेशी संपत्ति के स्टॉक और देश की संपत्ति के विदेशी शेयर के बीच के अंतर को एक निश्चित समय पर मापता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, विचार करके, मतलब गलत बताना है इसमें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट, आयात के लिए बंदरगाहों पर तेज मंजूरी की सुविधा के लिए डायरेक्ट पोर्ट एंट्री योजना शुरू की गई है, सही है कि गलत है। आयात के लिए बंदरगाहों पर तेज मंजूरी सुविधा के लिए डायरेक्ट पोर्ट एंट्री योजना शुरू की गई। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरा, आमतौर पर शुद्ध बाहरी वाणिज्यिक उधार में वृद्धि से BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति में सुधार होता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो क्या पूछा गया इसमें, गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, ए है, पहला वाला इसका गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं, ए सही उत्तर। निर्यात के लिए डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, निर्यात की बात करता है, आयात की नहीं, निर्यात की, ठीक है। और निर्यात के लिए डायरेक्ट पोर्ट एंट्री दोनों है, डायरेक्ट डिलीवरी एंट्री और डायरेक्ट पोर्ट एंट्री, ठीक है। वैसी योजनाएं बंदरगाहों पर तेजी से मंजूरी प्रदान कर रही हैं, ठीक है। पहला गलत। दूसरा है, आमतौर पर शुद्ध बाहरी वाणिज्यिक उधार जो होता है में वृद्धि से BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति में सुधार होता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्रश्न नंबर 65, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है, इसमें भी सही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट, एक औंधा कर्तव्य संरचना निर्यात के विनिर्माण के लिए आयात किए गए मध्यवर्ती आयातों की लागत को कम कर देगी, जिससे देश का निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, ठीक है। तो सही है या गलत है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है, कि कच्चे माल और मध्यवर्ती माल के आयात में वृद्धि से भारत से तैयार माल के निर्यात में वृद्धि होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका क्या हुआ, सही हो गया, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया और सही पूछा गया था, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, बी इसका सही उत्तर है। देखते हैं क्या है, एक सही कर्तव्य, ठीक है। क्या है, संरचना निर्यात के विनिर्माण के लिए आयात की गई मध्यवर्ती आदानों की लागत को कम कर देगी, जिससे देश का निर्यात आयात प्रतिस्पर्धी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका गलत हुआ। थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि एक सही कर्तव्य है संरचना कि निर्यात के विनिर्माण के लिए अगर कुछ भी चीज आयात की जाती है तो मध्यवर्ती जो आदान की लागत को कम कर देगी, कौन,
विनिर्माण के लिए अगर हम किसी चीज का आयात करते हैं तो उसमें मध्यवर्ती जो आदान होती है उसकी लागत कम कर देते हैं, जिससे देश का निर्यात जो होता है वो अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है। ठीक। दूसरा, कुल स्तर पर निर्यात की आयात लोच है 1.1%। ठीक। कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के आयात में 1% की वृद्धि से भारत से तैयार माल के निर्यात में 1.1% की वृद्धि होती है। मतलब कच्चा माल और मध्यवर्ती वस्तुओं का अगर हम आयात करते हैं, मान लीजिए हमने 1 रुपए का के सामान का आयात किया, कच्ची वस्तु कच्चा माल है या फिर मध्यवर्ती वस्तु है, तो जब हम उसको विनिर्माण करके उसका निर्यात करते हैं तो उसमें 1 रुपया 10 पैसा यही होता है ना कि वृद्धि हो जाती है उसमें। ठीक है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, कुछ प्रश्न क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट के संदर्भ में बताना है निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखते हैं कौन सा कथन सही है भाई। देखिए इसमें यह एक देश के व्यापार का माप है जिसमें जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या होता है, देश के व्यापार का माप है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो आयात करते हैं वह वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के मूल्य से अधिक होता है। ठीक है, सही बात है। यदि किसी चालू खाते के घाटे को उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाए, यदि किसी चालू खाते के घाटे को उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो इसे अधिक अस्थिर कहा जाता है। ये भी बात सही है। इसके अलावा एक चालू खाता घाटा हो सकता है कि आप उपभोक्ता खर्च पर भरोसा करें और अप्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब इसके तीनों स्टेटमेंट अगर सही हैं तो इसका सही उत्तर को क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है, डी है, डी है इसका। हाँ, देखते हैं क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट एक देश के व्यापार के एक माप है जिसमें आयात की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है माल और सेवाओं के निर्यात से अधिक होती है। ठीक, सही है। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है भाई, कि वस्तु और सेवा का मूल्य जो होता है आयात की जाने वाली वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है वह निर्यात की जाने वाली माल और सेवा से अधिक होता है, उसी को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये चीज आपको समझ में आई। ठीक है, आगे है, यदि किसी चालू खाते के घाटे को उधार के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है तो क्या होगा, इसे अधिक अस्थिर कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्यों क्यों भाई ऐसा, कि ऐसा इसलिए क्योंकि लंबी अवधि में उधार लेना अपरिहार्य है। ठीक है, और देशों पर उच्च ब्याज भुगतान का बोझ पड़ेगा। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ, सही हो गया। एक चालू खाता घाटा हो सकता है कि आप उपभोक्ता खर्च पर भरोसा कर रहे हैं और अप्रतिस्पर्धी होते जा रहे हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी क्या था, सही था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखें, लास्ट प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का गठन करता है, कौन भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का गठन करता है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसमें सही उत्तर बताना है कि इसका सही उत्तर कौन सा है। तो भैया भारत विदेशी मुद्रा भंडार का गठन करेगा विदेशी मुद्रा संपत्ति, सोना, एसडीआर, आईएमएफ के साथ आरबीआई का रिजर्व स्थान। ठीक है, ये चार चीजें हैं जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का गठन करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस हिसाब से इसका सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लें। भारत विदेशी मुद्रा, डी सही है। हाँ, भंडार घटकों में शामिल है क्या क्या, विदेशी मुद्रा संपत्ति एफसीएस, सोने का भंडार, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ आरबीआई का रिजर्व स्थान। एफसीए भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, ये ध्यान रखें। एफसीए जो है भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार सबसे बड़ा घटक है और इसे अमेरिकी डॉलर शर्तों में व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
चलिए आगे देखें, एक और प्रश्न देख लें कि अब आज बस करें इतना। चलिए आज इतना ही, ठीक है, बाकी कल देखेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी है और प्रश्न आपको समझ में भी आए होंगे, एक्सप्लेन जो बताए गए वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ में शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अगली वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।